बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े अहम टॉपिक पे है। अपने पाकिस्तान में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई है और आपने तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले से ही प्रोडिक्शन करते आ रहे हैं कि जून में आपको पाकिस्तान में प्रोटेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं और डेमोस्ट्रेशन दिखाई दे रही हैं। और ये जून का महीना वो है जब ये अमूमन इस तरह की डेमोस्ट्रेशन होती नहीं है, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, लोग सड़कों पर नहीं आते। लेकिन सर, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है पाकिस्तान में। खबर सामने आई है, एक तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चल रहा है, उसकी वजह से भी। और खबर सामने आई है, केपी में फॉरवर्ड ब्लॉग प्रोपेगेंडा है, जब तक इमरान खान का नया पैगाम नहीं आता मैं ही वज़ीर आला रहूंगा। ये बात किसने की है? सोहेल अफरीदी ने किया सर। एक बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉग बन चुका है और सोहेल अफरीदी को हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी या फिर इमरान खान साहब के फैसले को अहमियत दी जाएगी? खान साहब जो फैसला सुनाएंगे उसी पर अमल होगा? क्या देखते हैं? देखिए, मुझे अभी नहीं लगता सोहेल आफरीदी कहीं जाने वाला है। मुझे नहीं लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंजेस जरूर आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन सोहेल आफरीदी का जाना, उसके बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो अभी जाने वाले हैं। वो जा रहे आना खेलने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको ये भी बता दूं, बहुत बड़ी इनिंग्स खेलते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब ये तो आपने बड़ी दिलचस्प प्रोडिक्शन की है और पीटीआई के कारकुनान के लिए ये बड़ी अच्छी खबर भी हो सकती है। सर, पीटीआई में इख्तलाफात भी बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। आज अलीमा खान सानम साहिबा का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सोहेल फरीदी को मुखातिब करके कहा है कि आप बजट क्यों पास कर रहे हैं? पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएं हुकूमत से। ये उन्होंने कहा है कि सोहेल फरीदी हुकूमत से बात करें, कहें कि पहले इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवाएं, फिर बजट पास होगा। और सर, क्या खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी? बुशरा बीबी की तो आज मुलाकात हो गई है, लेकिन बाहर आउटसाइड से किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। क्या खान साहब का जडियाला का रास्ता जो है वो खुद साहब देख रहे हैं मुलाकात के हवाले से? अभी जून में तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, जुलाई में पॉसिबल होगा, जून में मुझे नहीं दिखता। उसमें एक कोई ऐसे हालात बनेंगे जिसमें यूं समझे थोड़ा सा रिलीफ खान साहब के लिए होगा। आप वो रिलीफ, मैंने जैसे आपको बताया, ये सितारे बोलते नहीं है। ये एक डिफरेंट लैंग्वेज में अपने साइंस देते हैं। हमें साइन को जो है इंटरप्रेट करके आपके सामने प्रेजेंट करना है। तो ये ऐसे तो नहीं पता चल सकता कि अडयाला जेल में कोई जाएगा, उनसे मुलाकात होगी, ये पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। लेकिन रिलीफ साइन जो होता है वो ये शो कराता है कि किसी ना किसी तरह का रिलीफ मिलता हुआ उनको दिख रहा है। मलिक साहब, आपने पीटीआई का चार्ट तो बिल्कुल देखा हुआ है और आप अक्सर उसके हवाले से बताते भी हैं, रीडिंग्स भी देते हैं। पीटीआई में इख्तलाफात इतने शिद्दत से अख्तियार कर रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग भी बन रहा है। अलीमा खान खानम साहिबा जो है वो सोहेल अफरीदी के तनकीद कर रही है, उन्हें कह रही हैं कि ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। ये इख्तलाफात कब खत्म होंगे? ये इख्तलाफात अभी नहीं खत्म होंगे। ये कंट्रोल में तभी आएंगे जब खान साहब बाहर आएंगे। ये एक्चुअली एक तरह से इंजेक्ट किया गया प्लान, जिसकी वजह से पीटीआई टूटे और मामलात जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो और एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाए पीटीआई। ये एक साजिश है एक तरह से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन चल रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी वहां गए, उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई। बिलावल भुट्टो भी गए। देखिए सर, पीटीआई के कई जो सीनियर रहनुमा हैं, खासतौर पर असद कैसर को भी वहां नहीं जाने दिया गया कैंपेन चलाने के लिए, और पीटीआई के लिए रास्ते जो है बंद कर दिए गए। बड़ी हंगामी सिचुएशन भी इस्लामाबाद में देखने को आई। तो सर, अगर पीटीआई को कैंपेन चलाने नहीं दी जाएगी, रुकावट पैदा की जाएगी, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली बदल जाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा है पीटीआई का बड़ा अच्छा असर और रसूख है, हुकूमत भी वहां पे बनाते ही है पीटीआई। इस मरतबा क्या देख रहे हैं? क्या इस मरतबा यहाँ पे भी इलेक्शन में खुद बुर्द होगी और पीटीआई को उसी तरह जिस तरह फॉर्म 47 यहाँ पे हुकूमत ने जबरदस्ती अपने आप को इम्पोज कर दिया, क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा किया जाएगा? पीटीआई का चार्ट अभी डिफिकल्टीज में है, मुझे जरा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चैलेंजेस के बाद इनके लिए काफी जो अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं इसी महीने में। मुझे नहीं पता इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन आपको 8-9 जून के बाद। ईरान की फौज की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि हम तमाम मुमकिन हालात के लिए और जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी सूरत में जरूरी तब्दीलियों के साथ भरपूर जवाब देंगे। जो ये बयान आया है, ये उस धमकी के बाद आया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज दी थी और कहा था कि ईरान पे हम भरपूर अटैक करने जा रहे हैं। सर, इस मरतबा आइंदा आने वाले दिनों में जून में आपको क्या वाकई कोई मिसाइल, कुछ फुलझड़ियाँ, पटाखे चलते दिखाई देते हैं, या इस मरतबा मामला जो है वो गर्म नहीं होंगे, यहीं पर रहेंगे, तड़कियों तक ही महदूद रहेंगे? क्या देखते हैं?
देखिए, मैंने आपको बहुत दफा हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताया है कि आप जो है ना, जमीनी कार्रवाई मुझे नजर नहीं आती। छोटे मोटे पटाखे पटुके ये बच सकते हैं, लेकिन कोई मेजर जैसे जंग हुई थी फरवरी मार्च में, ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे मुझे। एक बात है कि पानी में फिर से वापस उसी पर आ रहा हूँ। पानी में मसाइल नजर आते हैं, पानी में अब मसाइल नजर आने वाले हैं, बल्कि आते क्या है, नजर आने वाले हैं। बहुत ही करीब है, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट कर चुका हुआ है। मैंने जैसे कहा था, कैंसर में ट्रांजिट करने वाला है 1 तारीख के रात में। तो अब जुपिटर ट्रांजिट हो गया है। अब आपको यहाँ से असरात जो है पूरी दुनिया में, बल्कि हर इंसान पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हम एक प्रोग्राम जो है, हर जॉडिक साइन पे जुपिटर सैटर्न का जो एक ट्राइन कंप्लीट बन रहा है, उसके क्या असरात होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये मुझे लगता है कि ये वैल्यूएबल है, बनस्बत ये कि हर महीने का जायचा क्या बताता है कि ये ट्राइन से हर साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये ज्यादा मैटर करता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पानी में प्रॉब्लम जरूर नजर आने वाली। मलिक साहब, अब आपने पानी का इतना जिक्र किया है तो मैं उससे रेलेवेंट एक सवाल कर ले, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएन ने एक ऐलान किया है और सारी दुनिया को मुतला किया है, कहा है, आगाह किया है, जिस तरह आप 2025 के आखिर से बताते आ रहे हैं, इस मरतबा दुनिया में जो कुदरती आफात हैं वो बड़ी शदीद रहेंगी। सर, खबर यह है कि दुनिया में गर्मी बढ़ेगी और ज्यादा बारिशें होंगी और पिछले 80 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, इतनी शदीद बारिशों की पेशगोई की। ये यूएन ने बताया है कि वेदर सिस्टम एल नैनो के बनने का खदशा है। इसका मतलब यह था, इस एल नैनो जो वेदर सिस्टम बन रहा है, इसके हवाले से मैंने कुछ रिसर्च किया और मैंने देखा है कि अगर ये सिस्टम बनता है तो दुनिया भर में सैलाब, तूफान, आंधी, इस तरह के हादसा पेश आएंगे। और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से आपकी ऑलरेडी प्रोटेक्शन मौजूद है कि यहाँ पे ये इलाके बहुत ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। सर, इसके अलावा दुनिया के वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिन्हें आप देख रहे हैं यहाँ जो इससे बारिशों से, तूफान से मुतासर होंगे, पानी के जो वाकयात होंगे उससे मुतासर होंगे? कुदरती आफात से मैं कहूंगा पानी तो नहीं एग्जैक्टली, वो रशिया होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, रशिया इस साल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग सिचुएशन में रहेगा। लेकिन वहां पे कुदरती आफात बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगी। और वही बात मैं वापस कह रहा हूँ कि कुदरती आफात के हिसाब से नॉर्थ का रीजन, अगर हम वर्ल्ड में भी देखते हैं ना, नॉर्थ में कनाडा, अमेरिका और ये रशिया, ये ज्यादा टॉप पर होते हैं। तो इनके ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा आती हुई नजर आ रही है मेरा। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, बैक टू द टॉपिक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरानी स्पीकर ने कहा है कि इसराइल ने लिबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। सर, लिबनान के हवाले से आपने आज से 1.5 2 हफ्ते पहले ये पटिशन कर दी थी, जिस वक्त लिबनान पे कोई अटैक भी नहीं हो रहा। और तुर्की के हवाले से भी आपने बताया था कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये मुतासिर हो सकते हैं, जंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और आपने कहा था कि फ़लस्तीन का मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ईरान का दिखाई नहीं दे रहा, लिबनान का दिखाई दे रहा है। और सर, वाकई ऐसा हुआ है। लिबनान जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो शायद तुर्की हैं उनका हिस्सा बना हुआ है। आज भी एक अटैक हुआ है इसराइल की तरफ से, 18 लोग उसमें जाँ बहक हो चुके हैं और कई सैकड़ों लोग बताया जा रहा है शदीद किस्म के जख्मी हुए हैं। सर, लिबनान के अंदर जो ये हादसा हो रहे हैं, ज़ाहिर है आपने जायका देख के बताया होगा, क्यों हो रहे हैं और कब तक रुक सकते हैं, क्या देखते हैं इस वाले से? देखिए, लिबनान में जो इस वक्त मार्च की ट्रांजिट है ना, वो ट्रांजिट की वजह से ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मार्च जैसे ही इस हाउस से, एरीज से निकल के नेक्स्ट हाउस में आएगा, तो इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जुलाई अगस्त के बाद की। उसके बाद जो है चीजों में बेहतरी आती हुई दिखेगी। लेकिन उससे पहले खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ बड़ा वाकया होता हुआ नजर आ रहा है मुझे लिबनान में। ओके मलिक साहब, पाकिस्तान के वाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। खबर सामने आई है कि मशरक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पे भी हुए हैं और पाकिस्तान में 80% अदारों ने सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है या उन्हें मौखर कर दिया है। सर, इतना बड़ा डेंट पाकिस्तान की मीशत को पड़ रहा है। पाकिस्तान की मीशत ऑलरेडी कोलैप्स कर चुकी है, जंग की वजह से लोग परेशान हैं, महंगाई अपने पीक पे है। सर, ये जो बड़े बड़े इदारों ने इनकार कर दिया इन्वेस्टमेंट करने से, इसके क्या मनफी असरात होंगे पाकिस्तान पे, क्या देखते हैं इस बारे से? देखिए, पाकिस्तान पे तो मैं आता हूँ, लेकिन आपको एक प्रिडिक्शन मैंने इस साल के शुरू में दी थी कि मुझे खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है कि इस साल में रिसेशन आएगा फाइनेंशियल। और ये रिसेशन की निशानी है। और ये जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट, बैंक्स और ये जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वाले जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको जो होता है एक तरह से फोरकास्टिंग करते रहते हैं कि जो हालात हैं आने वाले हालात में और भी
क्या पॉसिबिलिटीज है, तो वो फॉरकास्ट में डेफिनेटली इनके लिए अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही होंगी, जिसकी वजह से इन्होंने ये कहा है कि हम जो है इससे दूर जाते हैं। पाकिस्तान के जायके के हिसाब से अभी टाइम डिफिकल्ट सर, उधर अभी प्रॉब्लम है। मलिक साहब, नेक्स्ट खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं मिस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि रूस की तरफ से एक मरतबा फिर अटैक किया गया है यूक्रेन में, और कैफ शहर जो है उसको निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है 48 लोग इसमें सर अब तक हलाक हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। सर, इतना बड़ा अटैक काफी टाइम बाद अब हुआ है, क्या अब यूक्रेन की तरफ से भी अटैक होगा, और क्या रूस और यूक्रेन का मामला एक मरतबा फिर इंटरनेशनल खबरों की जीनत बनने वाला है? क्या देखते हैं रशिया की सिचुएशन? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इधर गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि यहाँ पे अभी मुझे एक तरह से पीस दिखता है। और ये कोई ना कोई गड़बड़ या किसी तीसरे बंदे ने आगे गड़बड़ की है जिसकी वजह से यहाँ पे गड़बड़ हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे अब पीस ही दिखता है। मुझे कोई मेजर हालात खराब होते हुए नजर नहीं आ रहे रशिया के। ओके मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, आपके सवालात हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। सवालात पूछा करें, कमेंट्स जरूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।